7 मई को अगर बार बार सायरन की आवाज सुनाई दे तो घबराइएगा नहीं। अगर अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाए तो चौंकिएगा नहीं। ये कोई युद्ध नहीं हो रहा होगा, बल्कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी हो रही होगी। 7 मई को सरकार ने सिविल डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए रिहर्सल करने का फैसला लिया है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को निर्देश जारी किया है जो खासतौर से पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए हैं और उससे या फिर उससे कुछ दूरी पर है। इससे पहले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आज भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक की, रक्षा सचिव के साथ लंबी मुलाकात की और बैठकों का यह सिलसिला इस बात की आहट दे रहा है कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान को कड़ा मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जवाब कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। क्या परंपरागत तरीके से वर्षों से हम जिस तरीके से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, क्या वैसा ही जवाब होना चाहिए या फिर आधुनिक तरीके से कोई जवाब दिया जाए? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में भाग लेने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। ये नज़ारा है जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी का। कभी यहाँ पानी की तेज धार शोर मचाती थी तो आज पत्थर वीरान पड़े हैं, लेकिन ये वीरानी भी लोगों को एक सुकून का एहसास दिला दे रही है, क्योंकि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है। कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। युद्ध के खौफ से बेचैन पाकिस्तान के लिए ये किसी युद्ध से कम नहीं है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. पाकिस्तान तो जंग की हिम्मत नहीं जुटा सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि तैयारी वाटर स्ट्राइक से भी आगे की है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जैसा चाहे देश वैसा ही बदला लेंगे। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। और इसकी तैयारी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। अगले दिन यानी सोमवार को रक्षा सचिव के साथ बैठक की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि गोला बारूद का तेजी से उत्पादन हो सके। रूस से खास मिसाइल डिफेंस सिस्टम इग्ला एस की डिलीवरी भी हो गई है। बाकी रक्षा सौदे को तेजी से अमल में लाने का फैसला लिया गया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ फोन पर लंबी बात की। रूस ने आतंकवाद और आतंकवाद को शह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भारत का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने दोस्त की तलाश में दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खा रहा है। डरा सहमा पाकिस्तान एक तरफ बड़े बड़े बयान देकर खुद अपना हौसला बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध के हालात में पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर भागने की तैयारी भी कर रहे हैं। एक सांसद का बयान जो काफी वायरल हो रहा है, युद्ध की हालत में ब्रिटेन जाने की बात कर रहा है। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। पानी रोका, कारोबार रोका, एयर स्पेस रोका, दुनिया से फंडिंग रोकने की तैयारी है। यानी सैन्य हमले के पारंपरिक तरीके से हटकर पाकिस्तान को धूल चटाने की यह रणनीति अब तक काफी कारगर होती दिख रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार कैसा और कब होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, दीपक वोहरा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और शो की शुरुआत करने से ठीक पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया राज्यों को। कहा गया कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए
मॉक ड्रिल करिए। तो सिवास साहब, मेजर जनरल सिवास साहब, ये मॉक ड्रिल किन हालात में किए जाते हैं, किस तरह की तैयारियों के लिए किया जाता है? देखो लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं, जब लड़ाई का अंदेशा हो और एमिनेंट हो तो फिर आप ये ड्रिल करते हो। ये ड्रिल बेसिकली हैं, अगर दुश्मन का एयर रेड आता है तो आप किस प्रकार से लाइट ऑफ करेंगे, किस प्रकार से आप बंकर्स में जाएंगे और किस प्रकार से आप और बाकी एक्शन लेंगे। तो इसके अंदर 4-5 चीजें हैं। एक तो हर स्टेट के पास एक सिविल डिफेंस है, वो इस कार्रवाई के लिए एक प्रकार से नियुक्त होता है। वो स्टूडेंट जो है एनसीसी के, बाकी स्टूडेंट को भी ट्रेन करता है और पूरे पब्लिक को भी अगवा किया जाता है कि अगर लड़ाई हो जाती है और दुश्मन का एयरक्राफ्ट आता है तो उसके ऊपर सायरन बजेगा, आपने क्या कार्रवाई करनी है। तो एक प्रकार की ये ड्रिल्स हैं, इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन उठता है कि जो अगर मान लो हम ऐसी ड्रिल कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि ऑल आउट वार भी हो सकता है? देखो, इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भारत एक काइनेटिक एक्शन लेगा तो वो काइनेटिक एक्शन कोई छोटा मोटा नहीं हुआ जो हमने उड़ी के बाद लिया या पुलवामा के बाद लिया। अब की बार जो एक्शन होगा वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को हिट करेगा। अगर वो इनको हिट करेगा तो वाकई वो बड़ा होगा और हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आए और उसके बाद काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। मगर भारत चाहेगा कि जो एस्केलेशन लैडर है उसके तहत ऐसा किया जाए कि ऑल आउट वार ना हो। मगर ये कहना कभी भी नहीं होता कि क्या होगा। लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, लड़ाई को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत हर तरफ की तैयारी करेगा और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। 7 मई से वो स्टेट जो कि बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ, उनको ये हिदायतें दी गई हैं, इन ड्रिल को पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सिविल डिफेंस ऑपरेशनल हो और जैसे जैसे एसओपी के तहत हमारी एक अच्छी एसओपी है स्टेट्स की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत कार्रवाई की जाए। एम्बेसडर दयाल साहब, 2 बातें इन्होंने जो कही सिवास साहब ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल आउट वॉर जैसा भारत शायद नहीं चाहेगा, या फिर हालात इतना ना बिगड़े कि अपना ज़्यादा नुकसान ना हो। आपका क्या विचार है कि अभी के हालात में गुस्सा हमारे अंदर भी है, गुस्सा आपके अंदर है, पूरे देशवासियों के अंदर गुस्सा है कि मासूमों को जिस बर्बरता से के साथ आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, वाकई इसका बहुत जितना कड़ा से कड़ा जवाब हो देना चाहिए। लेकिन ये जवाब क्या हम परंपरागत तरीके से जो वॉर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, क्या उसी तरीके से देना लाजमी है या फिर हमें उससे बचना चाहिए, कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर but it is one of dialogue and diplomacy, and we must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. तो क्या जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो सिर्फ रूस पे ही लागू होता है? क्या वो हम पे लागू नहीं होता है? देखिए, एक मीडिया में बड़ी एक कहानी सी चली हुई है कि भारत जो है पूरी तरह से तैयार है अब पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। लेकिन मेरे ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हमको गौर से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मोदी जी ने कहा था कि जो इस घिनौनी हरकत के पीछे है उनको बख्शा नहीं जाए। और उसके बाद जब वो मधुबनी में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि भारत उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और पब्लिश करेगा जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, यानी पहलगाम अटैक, और उनके पीछे जो बैकर्स हैं। अब मेरे विचार में ये इतना नहीं मायने लगाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी तरह से लड़ाई छेड़ना चाहते हैं। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब किस तरह से वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, किस तरह से आईएसआई को और पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाएंगे, ये हमें उन पर छोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बहुत होशियार हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का हल वो निकालना जानते हैं।
हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। मीडिया में बहुत शोर मच रहा है। अब देखिए, मैं एक चीज बताऊं, भारत ये जानता है कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग लड़ रहे हैं वहां। वो जो है, एक तो बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं और पश्तूनिस्तान को, जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसको अलग करना चाहते हैं। देखिए, पश्तूनों ने तो कभी माना ही नहीं कि वो पाकिस्तान के पार्ट हो। अफगानिस्तान बार बार कहता आया है कि जो ड्यूरेट लाइन है ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने बनाई है और इसको हम नहीं मानते। तो इसी वजह से जो पश्तून हैं वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और बलूच फाइटर्स और पश्तून फाइटर्स दोनों अफगानिस्तान की सेना से पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, हम अपने सैनिकों को क्यों खतरे में डालें, हमारे सैनिकों की क्यों जान जाए। हमको पूरी तरह से बलूचियों की और पश्तूनों की सहायता करनी चाहिए। वो खुश होंगे हम उनकी सहायता दें, और वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो जो काम हम करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ लड़के, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम वही जो अपनी है हासिलियत कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं गोल हासिल करना, वो कर लेंगे अगर पश्तून को और बलूचियों को पूरी तरह से सहायता दी जाए। देखिए, इसमें अफगानिस्तान की सरकार की भी मदद चाहिए होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो आज बहुत खराब है। उनमें एक तरह से इतनी बदगुमानी बढ़ गई है, और अगर आप अफगानिस्तान को माली सहायता देते हैं तो वो हर तरह से आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में सहायता देगी। तो हमको जियो पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स को समझकर हमको अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर जंग जुड़ी तो बहुत लोग कह रहे हैं हाँ पूरी फुल आउट वॉरफेयर होगी, अब हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, हमारी तैयारी ये है कि अगर पाकिस्तान अटैक करे तो हम उसको कैसे जवाब देंगे। बिकॉज एक बड़ी पुरानी कहावत है, इफ यू वांट पीस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान हम पे लड़ाई छेड़े तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत अटैक करना चाहता है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का अबेयंस में डालना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके अलावा एक के बाद एक उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कहते आ रहे हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी अटैक करने का, ये हाहाकार मचा रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री जी ने भी जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि भारत जो हम पे अटैक करने जा रहा है, भारत को रोको। ये जो नेगेटिव और गलत एक वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अटैक करें तो वो अपनी जो है उनकी जो इंटरनल सिचुएशन उससे अटेंशन डाइवर्ट कर दें, उनके यहाँ जो इंसर्जेंसी चल रही है उससे डाइवर्ट हो जाए, और बात आतंकवाद वाले मुद्दे से हट करके पाकिस्तान पे चला जाए। जी, तो ये मामला आतंकवाद वाले मुद्दे से भटका करके हम अपने ऊपर सहानुभूति ले लें, इसकी कोशिश चल रही है। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें चलना चाहिए। दीपक वोरा साहब, एम्बेसडर वोरा साहब, आपने सुना प्रभुदयाल जी को, इन्होंने दो बातें कही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि पुतिन को जो इन्होंने सलाह दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी की धरती से जो कहा उसको मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहीं भी सैन्य कार्रवाई की बात नहीं कही। उन्होंने कहा आतंकवाद का खात्मा करें, हम आतंकवाद को समर्थन करने वाला खात्मा करेंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि भारत पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई करेगा, या फिर जैसे पहले करता रहा है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन दिखेगा यहाँ पर? बहुत धन्यवाद सर, जब आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। बाकी आपके बहुत विशेष मेहमान है। एम्बेसडर प्रभुदयाल ने जो कहा है, आई डेयर नॉट डिसएग्री विद हिम, ये मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है। मैं बताता हूँ कि जो पुतिन साहब के ने पीएम ने कहा था, मैं वहीं था सर उस टाइम पे। यूक्रेन ने हमला नहीं किया था सर रूस पे, वो नेटो की बात चल रही थी, और उन्होंने कहा उस वक्त कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बातचीत से समझौता हो जाएगा। ये पाकिस्तान पे लागू नहीं होता ना सर, बार बार हम पे हमला करता रहा है। कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर, वो नॉन स्टेट एक्टर चंद्रमा पे तो नहीं रहते ना, किसी स्टेट में रहते हैं। सो दिस इज नॉनसेंस कि वो हमने कुछ नहीं किया जी, वो कोई समुद्र से निकल के आए थे उन्होंने ये किया एटसेट्रा। मेन चीज ये है कि उसको अब सबक सिखाना है। पीएम साहब ने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला करने लगे। ये पाकिस्तान उनका देखिए वो बेवकूफ सा है, वो
क्या नाम है, बिल्लू बिल्लू भैंस, वो इतना मोटा जो इनका सांड विदेश मंत्री होता था, बिल्लू है ना उसका नाम, बिल्लू भैंसा या भुट्टा या ऐसा ही कुछ, तो उनका खून बहेगा और पानी बहेगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर? क्या कौन सी शराब पीता है या चरस खाता है? फिर उनका जो वो है डिफेंस मिनिस्टर, वो भी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करता है। फिर किसी ने कह दिया कि 24 और 36 घंटे के बीच में भारत हमला करने वाला है। और टाइगर तेरे को ये किसने, हमने बात की है हमला करने की? इसको हम कहते हैं सर द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। और एक और इसका शब्द मैं समझा देता हूं, if you give me half a minute, इसको हम लोग यूज करते हैं डिप्लोमेसी में, हम यूज करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में, इसको कहते हैं प्रीटेक्सटिंग। एक प्रीटेक्स्ट आप बनाते हैं। क्या होता है कि अगर मेरा किसी से, मैं अकेला हूं और एम्बेसडर प्रभुदयाल और जनरल शिवाच और बाकी 2 पैनलिस्ट मिलके मुझ पे हमला करना चाहते हैं, तो मैं पहले कहूंगा देखो जी ये 4 लोग मुझे पीटने आ रहे हैं, इमेजिनरी थ्रेट। फिर मैं कहूंगा अरे मेरे डोले देखो, ये भाग गए, मुझसे डर गए। अरे हम तो कभी आ ही नहीं रहे थे आपको पीटने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रीटेक्सटिंग। आपने खतरे का आविष्कार किया और फिर खतरे को टालने के लिए क्रेडिट आपने ले ली। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। सर क्षमा चाहता हूं, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 74 साल की मेरी उम्र है। वो बच्चे हैं हमारे सामने, वो जो गधे उस देश में रहते हैं और जो बातें करते हैं डिप्लोमेसी की, दे हैव नो आइडिया। अब देख लीजिए सर, कंफ्यूजन वहां पे आपको बता दूं, वन स्मॉल एग्जांपल, एक उनका राजदूत है वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, किसी अखबार में इंटरव्यू देता है, हम तो भारत से कैसे लड़ेंगे, वो तो हमसे कहीं बड़ा देश है, ओ मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप मदद कर मेरी, बचा ले मुझे। यहाँ पे वो कहते हैं आने दो उनको, हम दिखा देंगे, और उनका रक्षा मंत्री कहता है हम सारी दुनिया से भिड़ जाएंगे, हम सबसे पावरफुल आर्मी है। सर ये कंफ्यूजन क्यों है? एक आवाज में आप बात नहीं कर सकते। सो ऑल दिस सजेस्ट कि चोर की दाढ़ी में एक नहीं हजारों तिनके हैं, वो डरा हुआ है, पसीना उसको आ रहा है। जितना देर हम करेंगे, हमने ये नहीं कहा हम बदला ले रहे हैं सर, प्लीज, हमने ये कहा है कि जो आतंकी हैं उनको सजा दी जाएगी, और जितनी देर हम करेंगे उतना उसका पसीना और निकलेगा, वो और कमजोर होगा। माय फाइनल थिंग इज सर, ये जो हम सिविल डिफेंस वगैरह की बातें कर रहे हैं, जनरल शिवाच इज एन एक्सपर्ट इन दिस, वेरी हाईली डेकोरेटेड, तो ये सब तैयारी है, क्योंकि उस देश की जो रिएक्शन है वो रैशनल नहीं है। जब आदमी डरा होता है कुछ भी कर सकता है, तो हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इफ इट वाज अ रैशनल एंटिटी मैं बातचीत कर सकता हूं, लेकिन बेवकूफों के साथ मैं क्या बातचीत करूं सर? बिल्कुल। अनिल पद्मनाभन सर और शुभांकर मिश्रा जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं प्रभुदयाल साहब आपसे ले लूँ कि जिस लॉजिक पे आपने कहा कि पूरा फुल फ्लेज वॉर या वैसी बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कि पुतिन को पीएम ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, आपने वोरा साहब को सुना कि यहाँ पे रूस और यूक्रेन वाली हालत नहीं है, पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है, यहाँ पे बार बार हमें हमला करता है, तो हम ये सोच के कि हमला ना करें, हम दूसरे तरीके से निपटाएं, वो बहुत इफेक्टिव पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान को वाकई वो भाषा समझ में आएगी। देखिए वोरा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरे सीनियर सर्विस में, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रशिया पे लागू होता है, लेकिन ये भारत पे नहीं लागू होता है, क्योंकि हालात अलग हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है। जो उन्होंने कहा वो एक बिल्कुल फोर्थराइट डायरेक्ट स्टेटमेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं और सबको ये समझाते रहे हैं कि युद्ध से कोई अच्छे मसले नहीं सुलझ सकते, कोई आपको अच्छे जो गोल्स हैं वो नहीं हासिल हो सकते। देखिए युद्ध की जो कॉस्ट होती है अगर वो बढ़ती है, वो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जनरल शिवाच ने कहा कि युद्ध कब खत्म हो, इसका अंदाज लगाना आसान नहीं है। और क्या हम चाहते हैं कि युद्ध बढ़े और हमारी सिटीज पे मिसाइल्स गिरे वगैरह, हमारी सैनिकों की जान जाए? हमारे सैनिक क्यों मरे, जब हम यही काम बलूचियों से और पश्तून से करा सकते हैं? दीपक वोरा साहब, आप मुंह न से खिंचाइए, ये सही बात है। जियोपॉलिटिक्स आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, और अच्छी तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। जो बलूची हैं उनको और पश्तूनों को आप पूरी तरह से मदद उनकी कीजिए, हथियार दीजिए, ऐसा करते हैं मिस्टर दयाल साहब, एक मिनट जरा सुन लेता हूँ, वो क्यों उनके आईएसआई को खत्म करेंगे, वो तो खुद इस बात में लगे। एक मिनट जरा सुन लेते हैं क्या क्यों आपसे असहमति जता रहे हैं वोरा साहब, फिर मैं शिवाज साहब आपके पास भी आऊंगा।
जनरल सवाल जवाब दे देंगे सर। ये कहना बड़ा आसान है कि पश्तूनों की मदद करो, बलूचियों की मदद करो, वो तो आरोप हम पे अभी लगाए जा रहे हैं। उनका जो बेवकूफ वो मैड मुल्ला मुनीर कहता है मैं आर्मी चीफ हूँ, उसने कहा 1500 बलूची हैं जो लड़ रहे हैं, आतंकी हैं, उसके साथ आप वहां का तख्ता पलटेंगे। अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो तो कहते हैं कि सारे जितने भी पश्तून हैं, सर मेरी फैमिली पश्तून है, वी आर फ्रॉम गजनी, मैं पठान हूँ सर, हाफ पठान। वो लोग सब जानते हैं कि सारे पश्तून एक कौम के हैं। ट्रू। क्या करेंगे हम उनको, क्या हथियार देंगे, क्या लड़वाएंगे उनसे? मैं ये कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा, एम्बेसडर प्रभुदयाल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सुपीरियर इंटेलेक्ट, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जनरल सिवाज, संक्षिप्त अपना कमेंट करें, फिर दो मेहमान हमारे तक जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाना है पैनल। हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई क्या है कि अब की बार फर्क है, जो पहले हमने एक्शन लिए, जो हमने पहले एक्शन लिए हैं वो हमने आतंकवादियों पे लिए हैं। और चाहे वो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया हो ग्राउंड पे, कोई 2-3 किलोमीटर अंदर जाके 40 से 50 आतंकवादी मारे, और उसके बाद जो पुलवामा के बाद बालाकोट किया आपने, खैबर पख्तूनख्वा गए, मगर आपने उन आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप को हिट किया। मगर अब की बार आप उनके आका पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को हिट करेंगे तो इसका मतलब आप एक प्रकार जब हिट करेंगे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो चुप रह जाएगा? इसका मतलब कि आपको फिर काउंटर करने का, आपको एस्केलेशन लैडर तो देखना है ना। तो इसलिए इस बार जो है उसका बदला बहुत जबरदस्त होगा, और तभी तैयारी हो रही है। अब सब ये कह रहे हैं कि साहब इतना दिन क्यों लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं दिन? इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई है, जिसमें पहले आपने इकोनॉमिक एक्शन ले लिए। जो इकोनॉमिक एक्शन है उसका इतना इंपैक्ट हो रहा, पानी ना आने से पाकिस्तान में बखलाहट मच गई है, बागली डैम, सलार डैम और किशनगंगा डैम। और अब जो है डिप्लोमेटिकली आपने आइसोलेट कर दिया है, इनको अकेला कर दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, ग्रे लिस्ट में। और उसके बाद आप इसको कह रहे हो कि टेररिस्ट डिक्लेयर करो, आईएमएफ को कहते हो लोन मत दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोबिलाइजेशन जो हो रहा है, पाकिस्तान एक हाई अलर्ट पे है, और हाई अलर्ट में जो मोबिलाइजेशन, इट कॉस्ट मनी। हर 14 दिन के लिए $1.3 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी $14 बिलियन है। तो आप जितना डिले करोगे अपना मिलिट्री एक्शन, इतना घबराहट भी है, और पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार से ड्रेन आउट हो रहा है। और हो क्या रहा है कि आपके इस एक्शन से पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स मूव कर लिए हैं आपके अपने वेस्टर्न बॉर्डर से। वो कौन से? बलूचिस्तान से भी और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर उसने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मूव करके ईस्टर्न बॉर्डर पर लेके आ गया भारत की तरफ, तो वहां पर अभी बलूचिस्तान जो है वो, जो बीएलए है वो अब फ्रीडम ले सकता है, वो अब बहुत जम के हमले करेगा। टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत भारत जा रहा है, और भारत इसको निचोड़ देगा। और मैं ये कहता हूँ निचोड़ देगा, एक्शन होगा। मैं ये कह रहा हूं बस एक लास्ट में, ये लक्ष्मण, ये बहुत तगड़ा एक्शन होगा, और पाकिस्तान की रूह कांपेंगी अगली बार अगर ऐसे। इस बार हमने छोड़ दिया तो फिर पाकिस्तान दोबारा करेगा। इस चीज को हम मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि इनफ इज इनफ। और अब की बार इसका जवाब ऐसा दे कि पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट हो, पाकिस्तान की आईएसआई को हर्ट हो, उनको लगे अगर भारत के आप आतंकवादी हमला कराएंगे तो चोट आपके आएगी, क्योंकि आप पालते हैं, पोसते हैं और इनको भारत में भेजते हैं। बिल्कुल, इस पे आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन अनिल पद्मनाभन साहब हमारे साथ हैं, अर्थव्यवस्था पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। पद्मनाभन साहब, आपको विशेष तौर से मैंने रिक्वेस्ट करके इसमें आमंत्रित किया है शो में। इसके पीछे खास मकसद था, मैं ये समझना चाह रहा था कि ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा भी, लोगों में गुस्सा है। जनरल सिवाज साहब को आपने सुना भी कि ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा, अगली बार वो हिम्मत ना करे। लेकिन हर युद्ध की अपनी एक कीमत होती है, हम लोग उस कीमत को चुकाए बगैर क्या हम युद्ध नहीं लड़ सकते? लक्ष्मण जी, पहले तो मैं साफ करना चाहता हूं कि जो युद्ध की रणनीति है, शायद मिलिट्री हो या आर्थिक हो, ये सरकार से बढ़िया और कोई जानता ही नहीं है। हम लोगों के हम अनुमान लगा सकते हैं, हम बाहर है। तो ये जब मैं ये कैविएट में दे रहा हूं आपको, ताकि मतलब होलिस्टिक व्यू नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग बाहर के हैं। सरकार क्या कर रही है वाकई किसी को नहीं पता, पता होना भी नहीं चाहिए। पता होता तब भी हम लोग डिस्कस नहीं करते, संवेदनशील मामला होता है। हाँ बिल्कुल। तो बाहर से जब अनुमान लगाते हैं हम, तो मुझसे अगर पूछोगे तो मुझे लगता है आर्थिक सबसे बड़ी कमजोरी पाकिस्तान की जो है आर्थिक है।
अंदरूनी जो भी गड़बड़ हो रहा है वो अलग बात है, वो एक अनरेस्ट है, बट आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही नाजुक है। भारत की आर्थिक स्थिति उनसे 10 गुना बड़ा है, ये तो सभी जानते हैं। तो आर्थिक में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर हम, और आजकल जो युद्ध का जो नया फॉर्मेट आया है, वो आर्थिक मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। जैसे कि रूस का जब सैंक्शंस किया, तो अमेरिका ने पूरे वो ये जो क्रेडिट कार्ड्स के पूरे का बैकएंड बंद कर दिया, तो ताकि वो अपना ट्रांजैक्शन ना कर सके। तो इसी तरफ जब चीन और अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़ रहे हैं, तो दोनों ने ट्रेड में पाबंदियां लगा दी। वो ग्रीन मिनरल्स जो हमारे ईवीज वगैरह में जाते हैं, चीन उसका कंट्रोल करता है पूरा प्रोसेसिंग, उन्होंने पाबंदियां लगा दी। तो ये आर्थिक जो लीवर होते हैं वो काफी अच्छे हैं। भारत के पास काफी लीवर हैं। एक तो आपने उदाहरण दिया इंडस, ये वाटर ट्रीटी से हम भारत मुकर गया है, बोला कि आतंकवादी जब तक आप ये करते हो तो इसका मतलब ही नहीं है, ट्रीटी का वैलिडिटी नहीं है। तो अभी जनरल साहब ने बोला कि वहाँ पानी का मतलब नहीं जाने का एक तरीके से टेंशन शुरू हो गया इंटरनल। दूसरा है जो इनके जो लोन है, वर्ल्ड बैंक हो या IMF, पाकिस्तान का जो कर्जा है वो करीब $150 बिलियन है। और उनकी जो ये पूरी इकोनॉमी की साइज कुछ $400 बिलियन नहीं है। तो आप सोचिए इनका कर्जा कितना कितना ज्यादा है। तो अब इनको, और ये कर्जे से कर्जे पे जीते हैं। तो आज इनफैक्ट आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा है एक विशेषज्ञ ने, उन्होंने भी यही बोला है कि जो BCCI, जो हमारा क्रिकेट का जो कंट्रोल है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को जकड़ दिया है, वो हर तरीके से उनका पूरा रिसोर्स जो जाता है, BCCI सबसे रिचेस्ट है दुनिया में, तो उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ नहीं खेलेंगे, उनसे एंगेजमेंट भी नहीं है उनके, ना टीम यहाँ आते ना हमारी टीम जाते। तो इनको बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट की हालत देखो, तो वही स्थिति अगर भारत आर्थिक लीवर यूज करे तो वो भी बन सकता है। तो दबाव जो है मिलिट्री नहीं है, हर तरीके से होगा हमारे हमारे अनुमान से। और इसमें आर्थिक जो है मेरे मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण लीवर है आपके पास। शुभंकर मिश्रा, आर्थिक लीवर जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से आधुनिक ज़माने में हमने देखा भी दुनिया के अलग अलग उदाहरण के तौर पर। आप क्या मानते हैं? लक्ष्मण जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, जो अनिल जी ने बात की और जिस तरीके से शिवा सर ने और वोरा सर ने बताया और प्रभु सर ने बताया, चूंकि मैं लास्ट में आया हूं तो उन चीजों पर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बट जहां तक आर्थिक मुद्दों की बात है, आपको याद होगा जनरल जियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान ने एक रणनीति की थी, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। हमको बस कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ब्लीड पाकिस्तान इन 1000 वेज। नाउ आउट ऑफ दिस 1000 वेज हमने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में डालना पहला है, एयर स्पेस बंद करना दूसरा है, वीजाज कैंसिल करना तीसरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि आतंक का जो सपोर्ट सिस्टम है और जो आतंक की बुनियाद है वो पाकिस्तान आर्मी और ISI है, मेरा एक इस पर डिफरेंट टेक है। मुझे लगता है कि आतंक की जो बुनियाद और आतंक का जो क्रक्स है और जो उसका सेंटर है वो पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन भी है। आपको ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण ही पाकिस्तान आर्मी को वहां सपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट मेंटालिटी है उसको सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान का जन्म ही टू नेशनल थ्योरी पे हुआ, और जिस तरीके से वहां पे एक हिंदुस्तान के प्रति नफरत है, खास करके वहां के आम अवाम के मन में, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे इस बार टारगेट पहले आर्मी नहीं, पहले अवाम हो रही है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको दर्द नहीं होगा तब तक वो अपने आकाओं पे, जो कि पाकिस्तान आर्मी और ISI, उन पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई साहब ये गलत जगह हमने पंगा ले लिया, यहाँ पंगा लेके कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान की हालत उस पागल कुत्ते की तरह है जिसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया है, और आपने किसी पेट्रोल छिड़के हुए कुत्ते को अगर देखा हो किस तरह का बेचैन होकर भागता रहता है, वही हालत पाकिस्तान की हो गई है। कभी रात को इनके सूचना प्रसारण पगला जाते हैं और बोलते हैं कि 36 घंटे में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तब से 72 घंटे हो गए, अभी तक तो हमला हुआ नहीं। एक बिलावल खान भुट्टो नाम का इनका पता बंदा है, जिसको पता नहीं कि वो जरदारी है या भुट्टो है या पता नहीं क्या है, वो बोलता है कि
इंडस में या तो पानी बहेगा या इनका खून बहेगा, ठीक है भाई, जो भी बहेगा बह लेगा, बट अभी तो चिनाब सूख गई है। पाकिस्तान को यह लगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को जब एवेंस में डाला गया तो सिर्फ इंडस की बात हो रही है, इंडस नहीं, वहां 6 नदियां हैं, हम 6 में से 6 नदियां से खेल सकते हैं। हमारे पास आज अगर पश्चिमी 3 नदियों के साथ खेलने की काबिलियत उतनी नहीं है, बट पूर्वी 3 नदियों के साथ खेलने की तो पूरी काबिलियत। और आप देखिएगा इसका नतीजा अगले 3 महीने में पंजाब सूबे की खास करके जिस तरीके से फसलें बर्बाद होंगी, उसका पूरा नतीजा और वहां की जनता में जो आतंक मचेगा, और वो आतंक जब वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे उसका असर आएगा, तब जाके हमारा काम काफी आसान होगा। जहां तक सवाल है बलूचिस्तान एम्बेसडर दयाल लिबरेशन साहब, आर्मी, मैं एक मिनट फिर से आऊंगा, मैं एक मिनट आऊंगा आपके पास, प्रभुदयाल साहब के पास जाता हूं। प्रभुदयाल साहब, ये जो बात शुभांकर जी ने कहा कि ये आतंकवाद, हम लोग कहते हैं कि वहाँ आईएसआई है, आतंकवाद की गढ़ है, वहाँ पे सरकार के लोग हैं, लेकिन एक आवाम है, वहाँ भी एक तरह से भारत के प्रति जो वैमनस्य का भाव है, वो भी एक बड़ी वजह है वहाँ पे आतंकवाद को पनपने में। तो इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में डालना, इस तरह की कार्रवाई वाकई उस मानसिकता को भी ध्वस्त करता है। आपको लगता है कि ये कारगर होगा लॉन्ग टर्म में? पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वहां की जो आम जनता है, वो अपनी सरकार से ही बहुत नाराज है। सबसे ज्यादा नाराजगी उसकी अपनी सेना से, अपनी सरकार से है, क्योंकि उनकी आर्थिक हालात इतनी खराब हैं कि वो दोष पाकिस्तान सरकार को ही दे रहे। अब देखिए, शुभांकर मिश्रा जी ने ये बिल्कुल सही याद दिलाया कि पाकिस्तान जो है वो कई दशकों से ये कहता आ रहा है that we will bleed India by 1,000 cuts। मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था 1980s में तो ये सुनता था, और अब भी यही बात सुनाई पड़ती। तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए we will break up Pakistan by 1,000 blows। हम उसको 1000 ब्लो मारेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस ब्लो मारने के लिए आप अपनी सेना लगाएं, अपने सैनिकों को खतरे में डालें, उनकी जाने के बाद। आप पाकिस्तान में जो अंदरूनी जो फोर्सेस हैं, मिलिटेंट फोर्सेस हैं, उनको इतना सशक्त कीजिए, वही पाकिस्तान को मार मार के ब्रेकअप करेंगे। देखिए, पाकिस्तान को ब्रेकअप करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कैसे हम इसको हासिल करते हैं, इसके बारे में दो राय हो सकती है। दीपक बोहरा साहब कह रहे हैं कि हम बहुत जोर की लड़ाई कर रहे हैं, सिवाज साहब ने भी कुछ ऐसे ही कहा। मेरा मानना है कि हमें ऐसी लड़ाई करने की जरूरत नहीं। जब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ऐसी है, उसका फायदा उठा के, जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रख के हमको पाकिस्तान का ब्रेकअप करना चाहिए। और उसके लिए जो वहां इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, देखिए किस तरह से वहां इंसर्जेंसी चल रही है, सबको मालूम है। उन फोर्सेस को आप और सशक्त कीजिए। They will break up Pakistan। मिस्टर दयाल साहब, शुभांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी बातों में। शुभांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मिस्टर दयाल साहब, एक मिनट सुन लें। शुभांकर, दयाल साहब की बातों से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ। एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते हम किसी दूसरे देश में चल रहे आतंकवादी गतिविधि या अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन नहीं दे सकते। हाँ, हमारा मोरल सपोर्ट जरूर उनके साथ रहेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर उनके साथ रहेगा, बट हम खुल के उनके साथ नहीं आ सकते। हम पाकिस्तान नहीं। हाँ, और जहां तक रहा सवाल फौज का, फौज में सर मैंने 22 साल नौकरी की है। हम हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि अगर हमें मरना पड़े या मारना पड़े तो बेहतर है कि हम मरे नहीं, बट अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम पहले दूसरे को मार लें। जैसा शिवाज सर ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि एस्केलेशन लैडर किस तरफ जाएगा, तो हमारी फोर्सेस को तैयार होना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है कि ये पागल देश जो है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पता चला कल रात को ये पगलाए और इन्होंने कोई एक मिसाइल हमारी तरफ फेंक दी, तब आप क्या करेंगे? तब आप बैठ के क्या ये बोलेंगे कि जी हम बलूचों के थ्रू कर लें? तब तो हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेडी टू गो ऑल आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हमारी तैयारी है, और उसी के मद्देनजर होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है कि अभी आप मॉक ड्रिल्स करें। हमें अपनी तैयारी करनी। मिस्टर दयाल साहब, आपकी बात ले लेता हूं, फिर मैं दो में आने पास। ये कहना कि हम ऐसे देश हैं, दूसरे इंटरनल अफेयर्स में हम नहीं अपनी नाक डालते हैं, उनको नहीं समर्थन। ऐसा देश जो कि आपके यहाँ उपद्रव कर रहा है, इंसर्जेंसी फैला रहा है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब देना, अगर आप उनके यहाँ इंसर्जेंसी फैला सकते हैं उसमें क्या हर्ज है? आप उनके फोर्सेस को स्ट्रेंथन कीजिए। देखिए, जैसे को तैसा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको भरनी भी फिर ऐसी पड़ेगी। वो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी प्रमोट करते हैं,
हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। तो आप उनके यहाँ जो फोर्सेज है उनको स्ट्रेंथन कीजिए। एक बहुत सही रास्ता है जियो पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करने। तब देखिए, ना तो पाकिस्तान मानता है कि वो हमारे इंसर्जेंसी फैला रहा है, हम क्यों माने कि हम उनके इंसर्जेंसी फैलाएंगे? हम उनको वैसे जैसे पाकिस्तान हमारे इंसर्जेंसी, आप मानिए ना कुछ भी कहिए, लेकिन करिए वही जैसा मैं क्यों करना कि आप उनको ऐसे मारिए अंदर से टूट जाए। हम उनको मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते रहे। ठीक है, हम मत बोलिए, मैं बोलता हूँ, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने सब कुछ सुना है। वो क्या क्या बोलते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, मैंने 3.5 साल वहां रह के कराची में सब सुना है। बार बार खून खोलता था, हम कहते थे हम भी यही करेंगे। अब मौका है, उनके यहाँ इतनी इंटरनल फोर्सेस हैं। जब मैं वहां था तो जे सिंध मूवमेंट चल रहा था, सिंध की इंडिपेंडेंस चाहते थे, और उनके लीडर थे जीएन सैयद। वो यही रोते थे कि जैसे आपने बंगालियों का उनको साथ दिया, उनको समर्थन किया, वो बांग्लादेश बनवाया, से हमारा सिंधु देश क्यों नहीं बनवा रहे? अब हमको अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। पाकिस्तान हर तरह से हमारे उपद्रव फैलाता है, हमको उसकी नाक पे दम कर देना चाहिए। वहां जो इंटरनल फोर्सेस हैं उन्हीं के जरिए। एक जो बात शुभांकर ने कहा, एम्बेसडर वोरा साहब, कि हम खुलेआम कैसे कह सकते हैं कि हम बलूच का समर्थन करेंगे, बलूच को भड़काएंगे? ये वाकई डिप्लोमेसी में एक्सेप्टेबल होता है क्या? दयाल साहब तो कर ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, हम आपके चैनल पे कह रहे हैं, हम तो रिटायर्ड हैं, हमारे कहने ना कहने से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी ना हो रही। हम आपके चैनल पर तो सलाह दे रहे हैं, क्या फुल अटैक होना चाहिए, बॉम्बिंग होनी चाहिए, मिसाइल हम उनके ऊपर गिराएं, वो हमारे ऊपर। मेरा ये मानना नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, उनको तोड़ दें बाय 1000 ब्लोज, जो कि उनके ही लोग मार के पाकिस्तान को उनके टुकड़े टुकड़े कर। एम्बेसडर वोरा कमेंट करें, फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। जी जी बिल्कुल सर, मैं ये बात कही है कि ओपनली तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सर हम तो चाणक्य की संतान हैं, और चाणक्य नीति में एक लाइन है कि किसी भी राजा को बड़ा ध्यान रखना चाहिए वो क्या कहता है, क्योंकि वही शब्द उसके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं कश्मीरियों को, तो टाइगर हम भी तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। वो जो बलूचिस्तान वाले हैं और खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं और सिंध वाले हैं वही कर रहे हैं, और तो हम कुछ कर नहीं रहे। सर लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, सर शाम हो चुका है, भेद हो चुका, दान हो चुका है, भेद हमारी इंटेलिजेंस लोगों ने किया, उनकी इंटरनल सिचुएशन बड़ी खराब है, लेकिन उनके लिए सर, उनकी आवाम के लिए अगर कोई पॉइंट है जिसमें वो सब इकट्ठे होते हैं तो वो एंटी इंडिया से। ये मैड मुल्ला मुनीर क्या बोल रहा था कि हम हिंदुओं के साथ जी नहीं सकते। अगर मुझे कभी मौका मिला इससे मिलने का, मुशर्रफ से एक बार सवाल मैंने पूछा था किसी और संदर्भ में, लेकिन इस बेवकूफ से ये पूछूंगा तूने ये क्यों किया पहलगाम में, क्या मिला तेरे? फिर मुझे पता है क्या बोलेगा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था ये करूं। ओ यार टाइगर, जाके कूद के, पानी तो है नहीं तेरी नदी में, कहीं किसी चुल्लू भर हाथ में मेरे पानी लेके उसके अंदर डूब जा। हाउ डू यू डील विद दीज पीपल सर? माइंड इज पोल्यूटेड। सांप का जहर उसके फन में होता है एम्बेसडर, इन लोगों का जहर इनके मन में है, इनके मन को तोड़ो। आई रेस्ट माय केस। आपने कहा, हालांकि आपने चाणक्य का जिक्र किया, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं कि हालात अगर ऐसे हो तो आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना, हमें हर जरिया अपनाना चाहिए। अगर हम ओपनली नहीं कह सकते, हमारी सरकार नहीं कहेगी कि हम वहां सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान भी कहता है हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले, हम थोड़ी ना इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये तो उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन हम तो आपके चैनल पे सिर्फ राय दे रहे हैं। मेरी राय है कि ओपन वॉर इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि उसकी बहुत हैवी कॉस्ट होगी। हम अब आगे बढ़ रहे हैं वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ। क्या पाकिस्तान तो ये चाहते कि ये ना बने, हमारी तरह ये भी कंगाल रहे, लड़ो बड़े। हमको उनकी हरकतों को आपने एक सही जवाब, दयाल साहब आपने जो कहा है कि ओपन वॉर, खुलेआम युद्ध करना एक विकल्प नहीं है, समझदारी नहीं है, इस पे मैं अनिल पद्मनाभन जी का भी रुख जानूंगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पे भी एक असर भी पड़ेगा। इसका क्या अंदाजा लगाते हैं वो। लेकिन छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आऊँगा सिवा साहब आपके पास भी, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ
भारत की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, उसका नेचर कैसा हो, कितना बड़ा हो, कब हो, अलग अलग लोगों की राय निकल कर आई। अनिल पद्मनाभन जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कही कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर है, उसको ऐसे ही तिल तिल करके मारिए, उसकी आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर हो जाएगी खुद वो लड़ने के काबिल रहेगा नहीं। मेरा एक सवाल एक और आपसे है कि जो एक राय निकल कर आए कि हमें युद्ध जैसे हालात या फिर मिलिट्री एक्शन करना चाहिए, अगर ये किसी युद्ध में फुल वॉर में तब्दील होता है तो आपको लगता है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगा या फिर नगण्य होगा? लक्ष्मण जी वो तो पक्का होगा, लेकिन जिस युद्ध कैसा होगा, किस शेप में होगा, हमें मालूम नहीं। बट आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, रूस और यूक्रेन के बीच में अभी 1000 दिन का जंग चल रहा है, और यहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में 570 दिन का जंग अभी भी छिड़ा हुआ है। तो इसका इसका एक कॉस्ट डेफिनेटली होता है। सबसे जबकि इन बड़ा देशों के जो आपस एक में कोई रिस्क, तुलना नहीं है। बिल्कुल। तो और इसमें रिस्क जो होता है बहुत, सबसे ज्यादा तो निवेश का होता है कि उस कंट्री का रिस्क बढ़ जाता है। सो अभी एक स्थिति भारत की ऐसी है कि दुनिया में सबसे बढ़िया जगह है निवेश करने के लिए। किस तरीके से भी देख लो, मार्केट के तौर से देख लो, यंग डेमोग्राफी के तौर से देख लो, फ्यूचर कंज्यूमर इकोनॉमी के तौर से देख लो, तो निवेश जो है एक बहुत ही अच्छा मौका था इंडिया के लिए। तो इसमें जब आप रिस्क बढ़ा दोगे तो निवेश ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट। दूसरा है इन्फ्लेशन पे होगा, क्योंकि चीज़ों की कमियां होंगी। और तीसरी बात है कि हमें एक और बात याद रखना है कि आज के दुनिया में हर देश किसी ना किसी पे निर्भर रहता है दूसरे देश पे। अब भारत की अनफॉर्चुनेट स्थिति ये है कि हमारा चीन पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, जैसे आप टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, मैं वही आंकड़े देख रहा था, 40% है जो चीन से जो इंपोर्ट्स आते हैं हमारे जो गुड्स में सेक्टर में जो है, इनका कॉम्पोजिशन जो शेयर जो है। तो आप जब आप चीन, आप जानते हो पाकिस्तान का एलाई है, तो अब शिकंजा जब कसता है तो किस तरीके से कसेगा, कौन कसेगा, हमें नहीं मालूम। अभी हाल में अखबार में आया, तुर्की ने कोई जहाज भेजा है, उसमें मतलब हथियार भेजे हैं, किसी कोई अनुमान लगा रहा है। तो ये जंग जो छिड़ेगा तो इसकी जितनी लंबाई होगी उतना कॉस्ट बढ़ेगा। जितना जंग अगर फुल स्केल नॉर्मल जो कन्वेंशनल वॉर जो हम कहते हैं, तो उसमें हुआ तो कॉस्ट उसी पे होगा जितना जितना जंग जंग है। लेकिन भारत, मुझे तो लगता है जिस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहा है, हर तरीके से तैयारी कर रहा है। बट वो जैसे अमेरिकन जनरल ने कहा, ऑल प्लान्स आर परफेक्ट टिल द बैटल बिगिंस। तो जब जंग शुरू होता है तो अलग वो एक इम्पैक्ट होता है। मतलब आखिरी में मैं ये कहूंगा कि पहले बोलना भूल गया, एक FAT से जो फटका है, उस उसमें अगर पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से हटा है, तो इस आतंकवादी हमले के बल पे भारत जोर लगा सकता है कि उनको वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो उनके फिर जो पैसे जो एड वगैरह है और उनके जो शिकंजे जो उनके फाइनेंशियल सेक्टर पे हैं और तगड़े हो जाएंगे, तो उन पे और प्रेशर आएगा। तो भारत के पास काफी मतलब अल्टरनेटिव है ये डायरेक्ट जंग के सिवाय। बिल्कुल। वोरा साहब कुछ कह आप बोल रहे थे, तो वोरा साहब उंगली से इशारा कर रहे थे कि जो आप कह रहे हैं शायद उससे सहमत है नहीं। वोरा साहब। हाँ सर। हाँ, श्रीवास साहब आपके पास भी आऊंगा। हाँ जी, ये चीन का जो बात करते हैं इसको ओवरस्टेट ना करें। चीन चाहता क्या है भारत के साथ? चीन का भगवान कौन है? पैसा। अगर वो चाहता है, अगर उसकी दुश्मनी, मुझे आज सुबह क्यों नहीं बंद कर देता अपने एक्सपोर्ट भारत को? वो सिर्फ वेट करेगा जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ। सर, चीन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो बन चुका है, 15 लाख उइगर को बंद कर दिया। यू थिंक ही हैज एनी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान? वो तो एक कुत्ता पाल रखा है, रॉटवाइलर। अरे भारत की तरफ भौंक तो वो करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है। अरे जापान की तरफ भौंक तो वो करता है। आपका क्या ख्याल है? चीन हैज एनी इंटरेस्ट इन द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान? नन व्हाटसोएवर। उसको मालूम है अमेरिकन मार्केट बंद हो चुका है, यूरोपियन मार्केट बंद हो चुका है, भारत बचा है 140 करोड़ का मार्केट। वो घुटने टेक के मेरे पास आएगा, मेरा सामान खरीदो, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए। हाँ, हमें तकलीफ होगी, लेकिन सर
भारत की जनता को अंडर एस्टिमेट मत करिए। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल हो गए हैं जब कूटनीति में। जब देश पर आपत्ति आती है ना सर, तो 140 करोड़ एक तिरंगे के पीछे निकल पड़ते हैं सर। अनिल पद्मनाभन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, मैं वोरा साहब की तरह कूटनीति में तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, तो इनसे मैं क्यों निपटूं इस विषय पर। बट मेरा एक ही मकसद था कि आपने पूछा रिस्क क्या है, कॉस्ट क्या है, तो मैंने उनका उदाहरण किया। अब चीन करेगा नहीं करेगा, इनका कहना सच है गलत है ये तो समय बताएगा, लेकिन रिस्क जो है हालांकि सारे वोरा साहब देख ने के जब चलना पड़ेगा। हाँ, वोरा साहब ने जो ये कहा ना चीन का मित्र कौन है, तो चीन सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, पैसा। तो मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पिक्चर याद आ गई। उसमें क्या था कि बॉयकॉट चाइना करके मुहिम चली किसी देश में, तो चीन ने ऐसे 10 लाख टोपी और टी शर्ट बना करके भेज दिए जिसमें बॉयकॉट चाइना लिखा था। भले ही अपने देश का बॉयकॉट के क्यों ना हो, इंडस्ट्री इतना अपॉर्चुनिस्ट वहाँ पे होते हैं। तो ये एक पहलू हो सकता है। जनरल सेवा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ देखो, बहुत कुछ है बोलने को। देखो सच्चाई क्या है कि ये आप जब बात करें नहीं, मेरा इकोनॉमिक सवाल स्पेसिफिक आपसे है। जनरल सेवा साहब, एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगा जो पद्मनाभन जी ने भी उठाया कि क्या ऐसे सिचुएशन में अगर चीन पाकिस्तान के साथ खुलेआम तौर पे आ सकता है तो हम लोगों की स्थिति कितनी मजबूत होगी? देखो पहली बात तो यह है, आप जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जैसे वोरा साहब बताते, चीन एक एक ऐसा अपॉर्चुनिस्ट है। वो काम करेगा जो चीन के फायदे में। 1971 में क्या चीन आया था पाकिस्तान के साथ ऑल आउट? बिल्कुल नहीं आएगा। आज दो बातें हैं कि चीन क्यों नहीं आएगा। एक तो चीन की प्रॉब्लम है, टैरिफ वार लड़ रहा है अमेरिका के साथ, इसीलिए उसने भारत के साथ एलएसी का सॉर्ट आउट। उसको भारत की ज्यादा जरूरत है कि ना कि भारत को चीन की जरूरत है। बहुत बड़ी मार्केट है भारत। तो चीन दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ दिखाएगा, मगर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं करेगा जो हमारे क्या सपोर्ट कर सकता है। जो आप सोचो वो कहीं हमारे बॉर्डर को एक्टिव कर सकता है, जो नदर्न बॉर्डर को बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ हथियार कुछ इक्विपमेंट वो दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जो पॉइंट एक बहुत खुल के आया है, दो बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं ये और वो नहीं, हमने सब करना, होल गवर्नमेंट अप्रोच। उसके अंदर मिलिट्री भी है, डिप्लोमेटिक भी है, पॉलिटिकल भी है, तभी फर्क आएगा। इस बार फर्क क्या है, आपके पास चॉइस नहीं, आपको मिलिट्री एक्शन लेना ही है। आपके 26 आदमी मार दिए, अभी आप कह रहे हो कि हम इसको क्या एक प्रकार इकोनॉमिकली कर देंगे, डिप्लोमेटिकली कर देंगे, पॉलिटिक, वो तो करेंगे ही, मगर आपको मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। आपका पूरा अवाम देख रहा है। इसका मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई है उसको हट करना पड़ेगा। इसके लिए चॉइस नहीं है। और उसके अलावा आपको ये सब काम करने हैं जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि डिप्लोमेटिक भी करने हैं, फाइनेंशियल एक्टिव, आईएमएफ, उसके बाद इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के बाद इकोनॉमिक, आपने बागिला डैम वगैरह बंद कर दिया, पानी ट्रेड बंद कर दिया, तो चारों तरफ से इसको हिट करना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करना भूल गए वो है न्यूक्लियर हथियार की। पाकिस्तान दुआएं दे रहा है कि हम न्यूक्लियर हथियार हैं, और एक प्रकार जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के रूस के अंदर, उन्होंने बोला है कि हम ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ वार के हिसाब से चलेंगे। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार कर सकता है? देखो मेरा टेक इसमें यह है, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये समझ आना चाहिए पाकिस्तान को। यूं तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर हमारे पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हम ट्राइड है। हम वो देश हैं जो कि आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर दिया, तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा पूरे वर्ल्ड के मैप से। ये उसको पता है, क्योंकि ये हमारे अंदर काबिलियत तो क्षमता, ये डेटरेंस हमने डाला है। तो ये सच्चाई है। इस बार जो गवर्नमेंट है वो होलसम गवर्नमेंट अप्रोच में जा रही है। वो ये नहीं कि ये सब कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और फिर मिलिट्री, ये एक रिक्वायरमेंट है। नहीं तो पाकिस्तान फिर करेगा 2 साल के बाद, फिर करता रहेगा। अब की बार उसको ये पता लग गया कि इंडिया से आप पंगा नहीं ले सकते। कभी उसने सोचा था इंडस वाटर को हम बंद कर देंगे? सोचा भी नहीं था। 1965 की लड़ाई में नहीं हुआ, 1971 की लड़ाई में नहीं हुआ, 1999 नहीं हुआ, अब कर दिया। और अब जब कर रहा है तो उसको पानी की प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएंगी। हमने ट्रेड बंद कर दिया, हमने बहुत कुछ एक्शन किया, हमने पॉलिटिकली आइसोलेट किया, मगर मिलिट्री एक्शन आपके पास चॉइस नहीं है। आपके 26 आदमियों को, निहत्थों को मारा है, और किस नाम पे मारा? क्योंकि वो हिंदू है। और ये बताया अपने मोदी को जाके बता देना कि हम
तो अगर आप इसको अब सबक नहीं सिखाएंगे तो फिर कब सिखाएंगे? तो फिर तो ये सीखेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है, इसको करने के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको जल्दबाजी में ऐसा काम ना करे कि वो बाउंस बैक कर जाए। इसीलिए ये तैयारी हो रही है, इसीलिए ये एक छूट दी जाए। और ये भी है एक जो बात जो हमारा जनरल सिवाज साहब, एक चीज और बता दूं आपने बात कही। हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, हम एक एस्केलेशन लैडर होता है, हम उसकी तहत जाते हैं कि हमने ये किया तो पाकिस्तान क्या करेगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको हम चाहेंगे। भारत नहीं चाहेगा ऑल आउट वार। भारत पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वार नहीं करना चाहता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं करें। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो। क्या पाकिस्तान लड़ाई लड़ सकता है? पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, 4 दिन से ज्यादा उसके पास अम्यूनिशन नहीं है, उसके पास डीजल पेट्रोल नहीं है, उसके टैंक नहीं चल पाएंगे। उसके अंदर से एक प्रकार जो बातचीत जो कह रहे थे एम्बेसडर साहब भी, कि वहां से भी बड़ी प्रॉब्लम है। वहां की फॉल्ट लाइन बहुत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन इतनी है कि पाकिस्तान ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर ऑल आउट वार हुआ तो पाकिस्तान के 4 हिस्से होना बिल्कुल लाजमी है। तो इसलिए भारत नहीं चाहेगा ऑल आउट वार, पर भारत इन 26 लोग जो निहत्थे हमारे सिविलियन मारे गए हैं उनका जवाब तो लेगा। इसके अलावा जो जितने भी आपने बोला एक्शन वो लेने ही हैं। अब पाकिस्तान को हमने निचोड़ देना है, आइसोलेट कर देना है डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, और उसको एक प्रकार जो कहते हैं इनस्टेबल पाकिस्तान इज बेटर देन स्टेबल पाकिस्तान, ये अभी हमें समझ आ गया। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्लीड विद 1000 कट, वो तो खत्म करने वाला है। तो तब आप पाकिस्तान की आर्मी को हिट करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अवाम। शुभांकर, एक जो मुद्दा इन्होंने जनरल सिवाज साहब ने कहा, जनरल सिवाज साहब ने एक जो बात कही उस पर मैं आपका टेक चाहूँगा। बड़ा डिबेटेबल रहा है पिछले 2 हफ्तों में कि उसके पास परमाणु हथियार है जी। ठीक है, हम उसको 24 घंटे में नामो निशान मिटा देंगे जैसा कि जनरल सिवाज साहब ने कहा, लेकिन गलती से ही, पागलपन में ही उसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो नुकसान तो अपना भी बहुत ज़्यादा होगा। देखिए लक्ष्मण जी, परमाणु हथियार की बात पाकिस्तान सिर्फ एक काम के लिए करता है। वो विश्व के सारे बड़े देशों के पास भागता है, दौड़ता है और बोलता है कि जी मेरे पास परमाणु हथियार है, इंडिया को रोक लो नहीं तो मैं चला दूंगा। तो वो उसका एक बार्गेनिंग चिप बोल लीजिए या उसकी सेफ्टी नेट बोल लीजिए। वो चाहता है कि बाकी देश आए, बीच में कूदे और बोले भारत को कि भाई आप हमला ना करें या आप यूनिटिव एक्शन ना लें। हमले से जहां तक मतलब है, देखिए वार के भी कई प्रकार हैं, जैसा अनिल जी ने बोला कि, और मैं सिवाज सर की बात से थोड़ा सा यहाँ इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि मिलिट्री एक्शन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। मेरा विचार ये है, मिलिट्री एक्शन हमें तब लेना चाहिए जब पाकिस्तान हमारी नाक में इतनी उंगली कर दे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। उसके पहले हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। IMF से हमने अपना मेंबर क्यों विड्रॉ किया? सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को वहां से लोन ना मिल सके। ऐसे बहुत सारे जिनकी वजह से हम पाकिस्तान को, अब वो ऐसी सिचुएशन आ गई। हाँ, करो अब बात करो। नो, मैं यही कहूंगा अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसके अलावा कुछ चारा नहीं। लक्ष्मण, मुझे आप 40 सेकंड दीजिए। मुझे लगता है कि समय कम है, थोड़ा सा मुझे समय कम है, मुझे थोड़ा सा दीपक वोरा साहब के पास चलना पड़ेगा लास्ट कमेंट के लिए, क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड का बचा ही हुआ है। दीपक वोरा साहब, फाइनल कमेंट। बस गलती कर बैठे, बेवकूफ ने कुछ कर दिया है। अगर वो बचाना चाहता है अपने देश को, इस मुल्ला को बाहर निकालो, इसको पब्लिक ट्रायल करो, फांसी की सजा दो और मेरे पास भेज दो, फांसी में लगा दो। शुभंकर जी हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑल आउट मिलिट्री वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। पहली चीज तो वो है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मुझे लगता है कि चीजें अपने आप सरकार कर रही है, हो जाएगी। मैं ये जो रणनीति होनी चाहिए, एक ही चीज ऐड करूंगा। बिल्कुल सही बात है, ऑल आउट वार भारत नहीं चाहता, मगर भारत अब उसको ये नहीं छोड़ सकता क्योंकि लड़ाई हो सकती है तो मिलिट्री ऑपरेशन ना करे। कैनेटिक वार अब होगा। कैनेटिक मतलब चोट जरूर मारी जाएगी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो ISI, वो कैसे रिएक्ट करेगी, अगला स्टेप वो होगा। और मैं वाकई भारत के पक्ष में नहीं है ऑल आउट वार। हम इकोनॉमिकली बढ़ना चाहते, लड़ाई से कोई भी जीता नहीं है, ये सच्चाई है। मगर आप इस दुश्मन का क्या करें जो समय खत्म हो गया शो का। मैं जनरल सिवाज साहब आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं समय शो का खत्म हो चुका। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आवाज़ अड्डा।
नमस्कार।